हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 28 अगस्त 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आप लोगों को जो हमारा ये सी सेट का कोर्स है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डेली बता ही रहा हूँ वैसे, लेकिन इस पर एक अपडेट है। पहले वो आप लोग अपडेट नोट डाउन कर लीजिए। जिन लोगों ने भी कोर्स में एनरोल किया हुआ है उनसे हमारी बात हो चुकी है, मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी अब एनरोल कर लिया है, और जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है वो इस अपडेट को नोट डाउन करें कि बैच की जो स्टार्ट डेट है इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया गया है। पहले ये सितंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, बट अब हम लोग इसको जो है वो एक महीने बाद लगभग अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि कई सारे लोग अभी एनरोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर मतलब हम एनरोल करना चाहते हैं लेकिन हमारी कहीं और कुछ क्लासेस वगैरह चल रही हैं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उन चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मतलब इस तरीके के इश्यूज थे, और कुछ लोगों का ये था कि सर हम पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये सब तरीके की चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक लगभग एक महीने का इसको आगे एक्सटेंड किया है, और 5 अक्टूबर से हम लोग इसको शार्प हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखिएगा कि जो इसका एनरोलमेंट है वो 20 सितंबर तक, 20 सितंबर तक जो है वो इसका एनरोलमेंट रहेगा। 20 सितंबर तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी मतलब आप लोगों के पास इस महीने के 4 दिन और अगले महीने के पूरे 20 दिन हैं। तो आप 24-25 दिन में इसमें एनरोल कर लीजिए, आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। और 5 अक्टूबर से हम लोग इसको शार्प स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट इज़ अफोर्डेबल, मतलब अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सिर्फ 999 में हम आपको ये दे रहे हैं, है ना। और इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे तीनों ही पार्ट्स हम लोग जो सी सेट में कवर होते हैं, दैट इज़ एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट्स कवर करेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस रहेगा, पीवाईक्यूज़ जो है उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, और एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा जिसके थ्रू मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, अभी टेलीग्राम को लेकर भी कुछ डाउट्स या कुछ जो है वो र्यूमर्स भी कह सकते हैं, अफवाहें भी कह सकते हैं, जो अभी मार्केट में चल रही हैं कि आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको गिरफ्तार किया गया है फ्रांस में, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी जो टेलीग्राम है वो बंद हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं और भारत ने भी जांच करने की बात की है। और ये पाया गया कि अगर इंडिया के जो आईटी रूल्स हैं अगर उनके अकॉर्डिंग या उनके इन कंप्लायंस ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो हो सकता है कि इसको भारत में बैन कर दिया जाए। और अब इसका ऑल्टरनेटिव तो यही है फिर अभी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बाकी लोग यूज़ करते हैं अदर देन टेलीग्राम वो व्हाट्सएप ही है। तो इसलिए हम लोगों ने व्हाट्सएप पर एक चैनल बहुत पहले से बनाया हुआ है, बट उस चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन केस अगर व्हाट्सएप ये टेलीग्राम अगर बंद होता है, बैन होता है, तो कम से कम हमारे पास एक कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो और होना चाहिए। तो वो आप तब तक कर सकते हैं उसको ज्वाइन। और वैसे हम लोग यहाँ पर जो आपको मेंटरशिप देंगे वो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू देंगे। और अगर इन केस टेलीग्राम बैन होता है तो देन वी विल शिफ्ट टू व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप के तहत के थ्रू आपको ये मेंटरशिप दी जाएगी, उसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बस आप लोग ये डेट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर से बैच शुरू होगा, 20 सितंबर तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेंगी दिन में 3 से 5 बजे के बीच में। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि जो लोग लाइव क्लासेस नहीं देख सकते हैं, मतलब लाइव के दौरान नहीं जुड़ सकते हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये सेशंस जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप इस क्यूआर कोड और इस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जितना भी अपनी तरफ से आपका हो सकता है उतना आप लोग कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा यही है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ये चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल सकेंगी। चलिए, अब हम लोग न्यूज़पेपर पर चलते हैं आज के, और जो आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ दी गई है वो ये है कि बेल फॉर कविता।
ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस प्रोब एजेंसीज ओवर एविडेंस। ठीक है, यहाँ पर जो के कविता है, जो वही वाला जो मामला है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी वाला, उसमें इनको भी काफ़ी लंबे समय से अरेस्ट किया हुआ था। तो इनको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी यहाँ पर बेल दे दी है। और सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जो जांच एजेंसियां हैं, ठीक है, उनके पास अगर सबूत वगैरह हैं तो वो पेश किए जाएं, अगर नहीं हैं तो फालतू के ड्रामे ना करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के सवाल यहाँ पर जो है वो जांच एजेंसियों के ऊपर, मतलब ईडी सीबीआई, इनके ऊपर सवाल उठाए हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो, मतलब जो जांच है वो पूरी हो गई है, और अगर ट्रायल इसमें चलेगा केस में तो फिर वो बहुत लंबा चलेगा, तो इसलिए फ़िलहाल इसको जो है वो रिहा कर दिया जाए। ठीक है, तो इनको यहाँ पर बेल दे दी गई है। इसके बाद यहाँ पर एक खबर और दी गई है कि इन कॉल विद पुतिन पीएम डिस्कस कीव सेज इंडिया टू बैक अर्ली एंड टू कन्फ्लिक्ट। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा डाइवर्स उसमें है, मतलब डाइवर्स रिलेशंस निभा रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने गए थे वहाँ यूक्रेन में। उसके वहाँ से आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है, इस बारे में भी बात की है कीव को लेकर। अब उसके एक दिन के बाद यहाँ पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है, और बात वही हो रही है कि इंडिया टू बैक अर्ली एंड टू द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि भारत जो है वो भी इसी बात का सपोर्ट कर रहा है, इसी बात को बैक कर रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। उसके पीछे मैं आपको यहाँ पर एक रीज़न दिखाता हूँ। आप देखिएगा वर्ल्ड पेज पर आप ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं लगातार। ठीक है, ये जो इमेज है ये यूक्रेन की है ना। यहाँ पर इस तरीके के रशिया का मिसाइल अटैक हो रहा है, और जेलेंस्की अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ये बाइडेन को एक प्लान देंगे वॉर को एंड करने का, और ये अमेरिका जा सकते हैं अगले महीने, जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, रशिया ने एक वार्निंग दी है कि वेस्ट प्लेइंग विथ फायर एंड WW3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 वोंट बी कन्फाइंड टू यूरोप। तो रशिया ने यहाँ पर यह चेतावनी दी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इस वॉर में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन ने, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही, अभी अगस्त की शुरुआत में, एग्जैक्टली 6 अगस्त के दिन, रशिया का बेसिकली एक रीजन है दैट इज कुर्क्स, KURSK, कुर्क्स रीजन, वहाँ पर कुछ अटैक किया था और उस टेरिटरी को एक्वायर करने की कोशिश की थी। ऐसा रशिया की टेरिटरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हुआ है, और ऐसा यूक्रेन बेसिकली जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सपोर्ट की वजह से कर पा रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर रशिया ने वार्निंग दी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो दे आर प्लेइंग विथ फायर, वो आग के साथ खेल रहे हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो सिर्फ यूरोप तक कन्फाइन नहीं रहेगा। मतलब एक तरीके से आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका वगैरह है, उसको यहाँ पर चेतावनी दी गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात और बातचीत सबसे अपनी जगह जो चल रही है वो अपनी जगह है, बट यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा रियल डेवलपमेंट ऑन द ग्राउंड हो रहा है वो ये है। ठीक है, और इसके हिसाब से मुझे कहीं पर, मतलब आई एम नॉट अ एक्सपर्ट जो बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स को समझता हो, या मैं कहूँगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का या अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कोई मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, बट ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये वॉर एंड होने वाला है इतनी जल्दी। ठीक है, भले ही भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वॉर एंड होगा इतनी जल्दी, तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, बट आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेन पेज, लेकिन आज इससे पहले आया हुआ है तो हम लोग दो आर्टिकल्स जो है वो एक्सप्लेन पेज पर देखेंगे। एक तो जो वेदर फोरकास्टिंग है उसके अपग्रेड की बात की जा रही है, मतलब जो हमारा ये है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके अपग्रेड की बात हो रही है। और एक यहाँ पर बात हो रही है नीचे कॉम्बिनेशन ड्रग्स को लेकर कि कॉम्बिनेशन ड्रग्स वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि सरकार ने इस तरीके के लगभग 156 ड्रग्स को अभी बैन किया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बाकी एक आर्टिकल हम लोग जो है वो आज एडिटोरियल वाले पेज का देखेंगे, क्योंकि वो उसमें एक चीज़ आई है, दैट इज़ आर्टिकल का टाइटल है सिस्टम टू बैंक ऑन। और यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना थी उसको लेकर। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि आज यानी कि 28 अगस्त 2024 को
प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो इसके 10 साल पूरे हुए हैं। इसी को लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, तो इसको लेकर भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे आज के दिन के जो 3 आर्टिकल हैं, जो मेन आर्टिकल्स हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। और मैं आप लोगों से एक चीज़ ये फिर से कहना चाहूँगा कि कई सारे आप ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे चैनल्स देखेंगे जहाँ पर खासकर टेलीग्राम वगैरह में ये चीज़ होती है कि वो आपको एक मतलब एक इमेज के फॉर्म में एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि आज के दिन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये हैं। ठीक है, उसमें 8, 10, 12 आर्टिकल लिखे होते हैं। अब उसको देख के कुछ लोगों को वही लगता है कि जैसे मैंने कुछ दिनों पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि कुछ लोग कहते हैं कि सर उन्होंने तो यहाँ पर 12 आर्टिकल दिए हुए हैं, आप तो 2 ही आर्टिकल या 3 ही आर्टिकल कवर करते हो, तो ये क्या है। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि वो जो 12 आर्टिकल या 10 आर्टिकल दिए जाते हैं, दे आर नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक रीडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, बट एग्जैक्टली दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, धीमे धीमे आपको वो चीज़ें जैसे जैसे आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ेंगे, यू विल योर सेल्फ अंडरस्टैंड, आप खुद ब खुद चीज़ें समझने लगेंगे कि कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, चलो तो इन आर्टिकल्स के ऊपर नज़र डालते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला आर्टिकल जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये वाला है, अपग्रेडिंग द वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बात की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि नॉट वेरी लॉन्ग एगो, आई होप आपको दिख रहा है, हाँ, इसमें लिखा है कि नॉट वेरी लॉन्ग एगो इंडियाज़ मेट डिपार्टमेंट यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट seemed to exist mainly to provide rainfall forecast during the monsoon season or to tell the maximum and minimum temperatures in the 4 metropolises। यानी कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब जो भारत का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था या मौसम विभाग आप जिसको कह सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था कि मॉनसून सीज़न के दौरान, ठीक है, मॉनसून का जो सीज़न है उसके दौरान सिर्फ रेनफॉल का फोरकास्ट किया करता था कि कितनी बारिश जो है वो होगी, या फिर वो ये बताया करता था कि जो 4 हमारे मेट्रोपोलिस मतलब जो मेट्रोपॉलिटन शहर थे उनमें सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताया करता था। अगर आपने मतलब अब उस समय पर आप लोग थे या नहीं थे, आपको याद है या नहीं, वो मैं कह नहीं सकता, बट अगर आपने मतलब आज से आप ये कह लीजिए 10-15 साल पहले, ठीक है, जब चैनल्स वगैरह टीवी में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो अगर आपने उस समय दूरदर्शन देखा हो कभी, तो दूरदर्शन में जब न्यूज़ वगैरह आती थी तो उस समय तापमान दिखाया जाता था, तो सिर्फ 4 महानगरों के तापमान उसमें दिखाए जाते थे। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, तो यही बेसिकली जो 4 मेट्रोपॉलिटन शहर हुआ करते थे, इनके तापमान दिखाए जाते थे, है ना। आप उस चीज़ को जो यहाँ पर बात लिखी है उसको वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो अगर आपने वो देखा हो तो। ठीक है, अब देखो जो ये डिपार्टमेंट है या ये जो विभाग है, ये और भी वैल्यूएबल काम कर रहा था, उस समय भी कर रहा था, लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए, मतलब आम आदमी के लिए ये उतने ज़्यादा रेलिवेंस के नहीं थे। ठीक है, जो और ये काम कर रहा था, वेदर सर्विसेज वर नॉट अ सॉट आफ्टर कॉमोडिटी एंड इवन व्हेन अवेलेबल वर नॉट टेकन वेरी सीरियसली। तो वेदर सर्विसेज जो हुआ करती थी उनको लेकर लोग बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं होते थे कि उनको जानने में लोगों का बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट होता था। ठीक है, और जब वो सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होती भी थी तो उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लिया जाता था। लेकिन ये जो सिचुएशन या ये जो हालात है, ये ड्रामेटिकली यानी कि बहुत बड़े स्तर पर पिछले लगभग 1 दशक के आसपास ये जो हालात हैं ये बदले हैं, दोनों ही तरफ से, डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड से भी। अब आज की डेट में जो वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको लेकर लोगों का डिमांड भी बढ़ गई है। जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो डिमांड भी बढ़ गई है और लोगों का उसमें जो इंटरेस्ट है या जो रुचि है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुट्स आउट एवरी डे अबाउट नॉट जस्ट रेनफॉल बट ऑल काइंड्स ऑफ वेदर इवेंट्स इज एनॉर्मस। तो डिमांड भी बढ़ गई है और सप्लाई साइड से जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज के समय में जो अमाउंट दे रहा है, जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ रेनफॉल के बारे में नहीं, सिर्फ बारिश के बारे में नहीं, बल्कि हर तरीके के वेदर इवेंट्स के बारे में जो है वो जानकारी दी जा रही है। अब द ट्रस्ट इन वेदर फोरकास्ट हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली
थैंक्स टू द इम्प्रूवमेंट इन एक्यूरेसी। और वेदर के जो फोरकास्ट होते हैं, यानी कि मौसम का जो पूर्वानुमान किया जाता है, उसके ऊपर जो भरोसा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है तो उसकी वजह से भरोसा भी बढ़ा है। बट द डिमांड फॉर इवन मोर एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस continues to grow, particularly in light of the increasing instances of extreme weather events being triggered by climate change and the disasters that they sometimes turn into। हालांकि इम्प्रूवमेंट जो है वो एक्यूरेसी में हुआ है, लेकिन अभी भी और ज़्यादा एक्यूरेट और स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, पर्टिकुलरली ऐसे समय पर जब क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की घटनाएं या इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। और कभी कभी इन्हीं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से ये डिज़ास्टर्स में भी बदल जाते हैं या आपदाओं में भी बदल जाते हैं। तो ऐसे समय में और ज़्यादा एक्यूरेट और स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस की जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि पहले के कंपैरिजन में जो एक्यूरेसी वगैरह है प्रेडिक्शंस की या फोरकास्ट की वो बड़ी है। अब इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए या इस ग्रोइंग नीड को सर्व करने के लिए द गवर्नमेंट इज लर्न टू बी प्लानिंग अ मेजर अपग्रेड ऑफ द IMD's एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़। तो ये ग्रोइंग नीड को या बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो क्या प्लान कर रही है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अभी इनके पास क्षमताएं हैं, उनमें मेजर अपग्रेड करने का प्लान चल रहा है। ठीक है, उनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की बात हो रही है। अब स्टडी इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो अपग्रेडेशन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स इज़ एन ऑन गोइंग एक्सरसाइज। है ना, वेदर फोरकास्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज और स्किल का जो अपग्रेडेशन है वो एक ऑन गोइंग एक्सरसाइज है, मतलब वो लगातार चलता रहता है। द मेजर पुश केम इन द फॉर्म ऑफ मॉनसून मिशन। 2012 में एक मॉनसून मिशन जो है वो आया था, जिसमें ये एम किया गया था कि जो लॉन्ग रेंज मॉनसून फोरकास्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी फॉर दी गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, सरकार की जो इकोनॉमिक प्लानिंग या जो आर्थिक प्लानिंग है, ठीक है, उसके लिए क्रूशल हुआ करता था लॉन्ग रेंज मानसून की फोरकास्ट में इम्प्रूवमेंट। तो उसी के लिए मानसून मिशन जो है वो यहाँ पर लाया गया था 2012 में। उसके बाद कई सारे और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए। है ना, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डॉपलर रडार्स, इनको डिप्लॉय किया गया, इनका यूज़ किया गया। और बेटर कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल्स, इनका भी डेवलप यहाँ पर किया गया। तो ये कई सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो लगातार होते रहे हैं। अब इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स की वजह से IMD नाउ हैज़ अ वास्टली इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। इन सभी डेवलपमेंट्स की वजह से IMD के पास आज के समय में जो ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग नेटवर्क है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा डेटा और कंप्यूटिंग पावर इनके पास आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर ऊपर एक टेबल देखें तो उसमें इन्होंने 2014 और 2024 का कंपैरिजन किया हुआ है कि जैसे 2014 में इनके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, कितने कितने, और आज वो कितने हैं। ठीक है, जैसे कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस की बात करें तो 2014 में 675 हुआ करते थे, तो लगभग आप कह सकते हैं कि डबल के आसपास 1200 हो गए हैं। ऑटोमेटिक रेन गेजेस 1350 हुआ करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। डॉपलर वेदर रडार्स 15 हुआ करते थे, लगभग दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। हाई विंड स्पीड रिकॉर्डर्स 19 हुआ करते थे, लगभग दुगने के आसपास 35 हो गए हैं। अपर एयर ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, इनमें भी बढ़ोतरी हुई है। GPS बेस्ड बलून स्टेशंस 2014 में एक भी नहीं हुआ करता था, अब ये 23 हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्कीम 4000 के आसपास हुआ करती थी, 1.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 6000 के आसपास आ गई है। सुपर कंप्यूटर्स एक भी नहीं हुआ करता था, आज की डेट में 2 हैं। वेदर सैटेलाइट जो हैं वो एक हुआ करता था, आज की डेट में 3 है। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट जो हैं वो हुए हैं। ठीक है, तो इनका पास जो कंप्यूटिंग पावर वगैरह है वो भी आज की डेट में बढ़ गई है। अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि IMD जो है वो सिग्निफिकेंटली बेटर वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड कर पा रहा है और मच मोर पब्लिक ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मतलब जिसका डायरेक्ट रिलेशन पब्लिक से है, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है। जैसे कि नियर रियल टाइम फोरकास्ट, ठीक है, लगभग मतलब रियल टाइम फोरकास्ट दे पा रहा है। हीट वेव्स की वार्निंग्स वगैरह दे पा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि
जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी वजह से। अब द बिग टर्न अराउंड इन द पब्लिक परसेप्शन ऑफ वेदर फोरकास्ट केम विद IMD सक्सेसेस इन प्रेडिक्टिंग साइक्लोन्स। अब लोगों का जो परसेप्शन था, है ना, वेदर फोरकास्ट को लेकर, उसमें एक बदलाव आता है। और वो तब आता है जब IMD ने साइक्लोन्स को, जो तूफान वगैरह होते हैं, उनको सही से प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। टाइमली एंड एक्यूरेट फोरकास्ट ऑफ साइक्लोन्स, है ना, समय पर और पूरे मतलब एक्यूरेट तरीके से साइक्लोन्स की फोरकास्ट शुरू होती है अक्टूबर 2013 में फाइलिन के साथ। और इसकी वजह से, जब अब ऑब्वियस ही बात है कि फोरकास्ट का प्रेडिक्शन अगर सही तरीके से हुआ, तो इससे फिर रिलायबल रिस्पॉन्स और इवैक्यूएशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर पाए, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ्स का जो लॉस है वो कम हुआ, है ना। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हंड्रेड्स में लॉस हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत कम हो गया, या बिल्कुल नन के आसपास हो गया, ख़त्म हो गया। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि ये प्रेडिक्शन सही से कर पाए। ठीक। अब इसके बाद द सक्सेस ऑफ साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम ब्रॉट अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द IMD। और इसकी वजह से IMD की जो क्रेडिबिलिटी है या जो विश्वसनीयता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो साइक्लोन्स की अर्ली वार्निंग जो है वो कर पाए। इट्स लॉन्ग रेंज मानसून फोरकास्ट टू हैव ऑल्सो बीन राइट ऑलमोस्ट एवरी टाइम ओवर द लास्ट डिकेड। और जो लॉन्ग रेंज मानसून फोरकास्ट है, लॉन्ग रेंज मानसून फोरकास्ट का मतलब होता है कि जैसे बताया जाता है ना कि 4 महीने में कितनी बारिश होगी, ठीक है, कि पिछले साल से इतनी ज़्यादा होगी, कम होगी, नॉर्मल बारिश होगी या कितनी होगी। तो वो भी जो फोरकास्ट है वो भी लगभग पिछले 1 दशक में लगभग हर बार जो है वो ठीक रहा है, सही रहा है। हाउएवर मेकिंग प्रिसाइज फोरकास्ट फॉर हाइपर लोकल इवेंट्स। हाइपर लोकल इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जो किसी छोटे एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही लिमिटेड होते हैं, तो उन एरियाज़ में जो फोरकास्ट है उसमें प्रिसीशन थोड़ा सा अभी कम है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी शहर के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में शॉर्ट बर्स्ट ऑफ हैवी रेन हो रहा है ना। किसी एरिया में होता है, कोई अगर बड़ा शहर है तो उसको किसी एरिया में बहुत तेज़ बारिश हो रही है ना, बाकी एरिया में नहीं हो रही है उस शहर के। तो इस तरीके के जो हाइपर लोकल इवेंट्स का फोरकास्ट है उसका प्रिसीशन एक चैलेंज बना हुआ है। एंड सो हैव प्रेडिक्शंस ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, है ना। एक्सट्रीम इवेंट्स का प्रेडिक्शन भी उतने अच्छे से अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स भी आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे हैं। तो यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पर IMD को अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा क्या करना है, उनमें सुधार करना है या इम्प्रूवमेंट करना है। एन अनसर्टेन साइंस। अब यहाँ पर यह लिखा है कि ओवर द लास्ट डिकेड, even as the IMD has enhanced its forecasting skills and capabilities, climate change has made weather patterns more erratic। मतलब हालांकि पिछले 1 दशक में या पिछले 10 सालों में IMD ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को तो इम्प्रूव किया है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर पैटर्न्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इरेटिक हो गए। मतलब वो भी एक रेगुलर पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं, उनका भी पैटर्न जो है वो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है। इन जनरल वेदर फोरकास्टिंग इन ट्रॉपिक्स। अब यहाँ पर यह लिखा है कि जो ट्रॉपिक्स का एरिया है, मतलब नियर द इक्वेटर का जो एरिया है, वहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग करना ज़्यादा चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू द एरियाज विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो वेदर फिनोमेना है वहाँ पर, मतलब नियर द इक्वेटर या ट्रॉपिक्स के पास, आप कह सकते हैं कि जो वेदर फिनोमेना है उसमें जो वेरिएबिलिटी है, जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, चेंजेस ज़्यादा होने की वजह से इस एरिया में जो वेदर की फोरकास्टिंग है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ऑल्सो इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू प्रेडिक्ट लार्ज सिस्टम्स लाइक द मानसून और अ साइक्लोन दैट आर स्प्रेड ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरियाज। और ये भी लिखा गया है कि ऐसे जो सिस्टम्स हैं, जो लार्ज सिस्टम्स हैं, जो बड़े एरिया में फैले हुए हैं, जैसे कि मानसून हो गया या साइक्लोन्स हो गया, उनको प्रेडिक्ट करना आसान है। A spread out heat wave is easier to forecast than a localized cloud burst event। एक ऐसा हीट वेव जो बड़े एरिया में फैला हो उसको प्रेडिक्ट करना आसान है कंपेयर टू अ क्लाउड बर्स्ट इवेंट जो एक छोटे एरिया में हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली रूटीन साइक्लिक इवेंट्स आर रिलेटिवली ईजियर टू फोरकास्ट देन सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो रूटीन तौर पर होते हैं, साइक्लिक इवेंट्स हैं, उनको प्रेडिक्ट करना आसान है, और सडन जो अचानक से हो रहे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, उनको प्रेडिक्ट करना या उनको फोरकास्ट करना मुश्किल है। द साइंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग
हैज़ इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज़। जो वेदर फोरकास्ट करने की जो साइंस है या जो वेदर फोरकास्ट या मौसम का पूर्वानुमान करने का जो विज्ञान है, उसमें अपनी अनिश्चितताएं हैं। इनहेरेंट का मतलब है कि उसमें कुछ ऐसी अनिश्चितताएं हैं जिनको आप दूर चाह कर भी नहीं कर सकते। ठीक है, द मोर प्रिसाइज अ फोरकास्ट इन टर्म्स ऑफ अ स्पेशल स्प्रेड और टाइम विंडो फॉर द इवेंट, द ग्रेटर द अनसर्टेनिटी। यानी कि किसी भी फोरकास्ट को, मतलब जितनी भी कोई फोरकास्ट, चाहे वो स्पेशल स्प्रेड को लेकर हो कि कितने एरिया में वो फैला हुआ है, या फिर इवेंट के टाइम विंडो की बात कर लें। ठीक है, कि मतलब कोई इवेंट जो है वो कब होगा, जितना ज़्यादा फोरकास्ट में प्रिसीशन होगा तो उसमें अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा होगी, अनिश्चितता उतनी ज़्यादा होगी। ऑल्सो फोरकास्ट जितना जल्दी होगा उतना ही वो कम प्रिसाइज होगा। ठीक है, ये भी इन्होंने बताया है। तो इसी कारणों की वजह से दैट वाइल द फोरकास्ट फॉर द 4 month monsoon season over the country as a whole has been generally correct over the last decade, regional and monthly predictions have been far less accurate। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो वेदर फोरकास्ट है पूरे के पूरे देश में, मैंने आपको जैसे बताया कि जो 4 महीने का मानसून सीज़न होता है उसके लिए एज अ होल जो फोरकास्ट होता है ओवरऑल, वो तो जनरली करेक्ट रहा है पिछले एक डिकेड में। लेकिन अगर हम किसी क्षेत्र की बात करें, किसी रीजन की बात करें या मंथली प्रडिक्शंस की बात करें तो वो अभी भी एक्यूरेट नहीं रहा है। ठीक है, आपने आए दिन आप इस तरीके की चीज़ें पढ़ते होंगे। जैसे इस साल भी काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि मतलब जैसे शुरुआत में बताया गया कि जो बारिश है वो 4 महीने जून टू सितंबर इतनी होगी, वो प्रेडिक्शन किया गया। अब जब वो सितंबर पूरा होगा तो उसके बाद उसका फाइनल आएगा कि इतनी बारिश हुई या नहीं हुई, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि जून के महीने में बारिश जो है वो ज़्यादा हो गई या कम हो गई, है ना। जुलाई के महीने में ज़्यादा हो गई, कम हो गई, या कोई ऐसे रीज़न है जहाँ पर बारिश इतनी एक्सपेक्ट की गई थी इतनी नहीं हुई, नॉर्मल से ज़्यादा हुई, कम हुई, है ना। तो उस तरीके के जो रीजनल या मंथली प्रडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट साबित नहीं हो रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है कि आईएमडी जो है इसका 97 to 99% प्रोबेबिलिटी है ऑफ डिटेक्टिंग अ हीट वेव एट लीस्ट 24 आवर्स इन एडवांस, एंड दिस प्रोबेबिलिटी फॉर अ हैवी रेनफॉल इवेंट इज लेस देन 80%। यानी कि किसी रीजन में अगर हीट वेव की चांस है कि अगले 24 घंटे में यहाँ पर हीट वेव रहेगी, तो उसको प्रेडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है कि वो 97 to 98%, 99% उसको ठीक बताएगा, ठीक प्रेडिक्ट करेगा। लेकिन वहीं कि अगर कोई किसी रीजन में अगले 24 घंटे में अगर बारिश आने के चांसेस हैं, हैवी रेनफॉल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 80% है कि वो सही बताएगा। ठीक। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इवन मोर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ठीक है, जो ऐसे ही वेदर इवेंट्स हैं जो एक्सट्रीम है, उनको प्रेडिक्ट करना और ज़्यादा मुश्किल है। इवेंट्स एक्सपेक्टेड टू हैपन वंस ओनली वंस इन 150 और 100 ईयर्स डू नॉट गेट कैप्चर्ड इजीली बाय द मॉडल्स। यानी कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो हर साल तो होते नहीं हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स जो 50 साल या 100 साल में एक ही बार होते हैं, तो उस तरीके के इवेंट्स को मॉडल्स में कैप्चर करना आसान नहीं होता। हालांकि आजकल इस तरीके के इवेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलर होने लगे हैं, और जैसे अभी हमने देखा कि इनकी वजह से डिज़ास्टर भी आता है, जैसा अभी हमने केरला में देखा पिछले महीने, है ना, कि भयानक लैंडस्लाइड हुआ, है ना। तो इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है नीड फॉर प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब है एक तरीके से एक्यूरेसी। तो आईएमडी करेंटली हैज़ द एबिलिटी टू फोरकास्ट वेदर इवेंट्स ओवर आ 12 किलोमीटर क्रॉस 12 किलोमीटर एरिया। यानी कि 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर के एरिया में जो आईएमडी है उसके पास एबिलिटी है कि वो वेदर इवेंट्स को फोरकास्ट कर सकता है ना। अब ये जो ग्रिड है 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर का मतलब, अगर आपको अगर नहीं समझ में है इसकी, तो इस तरीके का मान लीजिए। ठीक है, ये 12 किलोमीटर हो गया, है ना, और ये जो है ये भी 12 किलोमीटर हो गया। तो मतलब इतने एरिया में जो है ये क्या कर सकता है, इतने पूरे के पूरे एरिया में एक बार में ये इतने एरिया का वेदर फोरकास्ट कर सकता है। अब ये जो ग्रिड है ये ज़्यादातर भारतीय शहरों से बड़ा है, मतलब इतने एरिया में, क्योंकि 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर बहुत होता है। ठीक है, अगर इसकी आप एरिया की बात करें तो इट विल बी 144 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 144 स्क्वायर किलोमीटर होगा ये। तो काफ़ी बड़ा एरिया है। अब इस एरिया में ज़्यादातर जो इंडियन सिटीज़ हैं वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है
कि दैट द लाइकलीहुड ऑफ अ रेनफॉल इन अ सिटी कैन बी फोरकास्ट बट इट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड वेयर इन द सिटी इट वुड रेन। तो यानी कि जैसे मान लीजिए कोई इतना इस एरिया के अंदर कोई शहर आ गया, तो इसमें ये तो बताया जा सकता है कि इस शहर में बारिश होगी, लेकिन शहर के किस हिस्से में बारिश होगी ये बताना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो इतने बड़े एरिया पे ही पूरा का पूरा फोरकास्ट कर रहा है। अब आईएमडी जो है वो एक्सपेरिमेंटल फोरकास्ट कर रहा है फॉर 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर ग्रिड पे। ठीक है, थोड़ा सा वो एरिया छोटा करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो मतलब लोकल इवेंट्स हैं उसको भी कैप्चर कर सके। और उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि 1 किलोमीटर क्रॉस 1 किलोमीटर के एरिया में फोरकास्ट कर सके, ताकि जो हाइपर लोकल या जो बिल्कुल लोकल इवेंट्स हैं उनको भी सही फोरकास्ट किया जा सके। अब इस तरीके की जो फोरकास्ट होगी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, नॉट जस्ट फॉर पीपल टू प्लान देयर एक्टिविटीज़, मतलब सिर्फ लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो इन क्रिएटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर डिज़ास्टर्स। ठीक है, तो इससे डिज़ास्टर्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो भी बन सकते हैं। प्रीवियस अपग्रेड्स एट द आईएमडी हैव फोकस्ड मेनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट। तो आईएमडी में जो पास्ट में अपग्रेड्स हुए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो फोकस किया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंसमेंट करने के ऊपर किया गया है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जो है वो उसकी ज़रूरत अभी भी है, जैसे कि ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है, हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होने चाहिए। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री में वहाँ पर अभी डॉपलर रडार्स नहीं है, है ना, उनकी ऑप्टिमम कवरेज नहीं है। तो ये अभी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर ये इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। लेकिन द बिग ब्रेक थ्रू इज़ रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग इंडिया स्पेसिफिक वेदर मॉडल्स। इंडिया स्पेसिफिक वेदर मॉडल्स डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि इंडियन कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें और मोर एक्यूरेटली उसको सिमुलेट कर सकें। विद द क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड अनप्रडिक्टेबिलिटी इन वेदर सिस्टम्स, ग्लोबल मॉडल्स लाइक द वंस इन यूज़ करेंटली हैव देयर लिमिटेशंस। क्योंकि जिस तरीके की क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अनप्रडिक्टेबिलिटी हो रही है वेदर सिस्टम्स में, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल मॉडल्स जिनका अभी यूज़ किया जा रहा है उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। और इस तरीके के कस्टमाइज मॉडल्स को डेवलप करना ये इस प्लान्ड अपग्रेड का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए इंटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट और रीजनल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके इस तरीके के जो इंडियन, आप कह सकते हैं इंडियन स्पेसिफिक वेदर मॉडल्स को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आईएमडी का सिस्टम है वो काम करता है, कैसे प्रेडिक्शंस वगैरह होती हैं और कैसे इसमें ये अपग्रेड की बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो इस आर्टिकल को आप लोग ये वेदर रिलेटेड आर्टिकल है, वैसे वेदर फोरकास्ट, इसको आप लोग ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं। ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में का भी वैसे मतलब इशू बन सकता है, तो आप साइंस एंड टेक में भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं जो बात कर रहा है कॉम्बिनेशन ड्रग्स की। ठीक है, और इनमें से मैंने बताया कि 156 ड्रग्स जो हैं उनको सरकार ने बैन किया है। लेकिन मैंने आर्टिकल को सिर्फ इतना ही हाईलाइट किया है, मैं इतना ही आपको कवर कराऊंगा, यही पार्ट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट आप इसका समझ लो। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, एफडीसी ड्रग्स जिनको बोला जाता है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, इनको बैन किया है। और कुछ पॉपुलर मेडिसिन हैं जैसे कि चेस्टन कोल्ड और फोरासेट जो कि कोल्ड एंड फीवर और पेन के लिए यूज़ की जाती है, इनको भी बैन किया है। और दिस बैन इज़ दी मोस्ट स्वीपिंग क्रैकडाउन ऑन एफडीसीज, मतलब एफडीसीज के ऊपर ये एक क्रैकडाउन है। एफडीसीज बेसिकली क्या होती हैं? दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर नोन ड्रग्स इन अ सिंगल डोसेज फॉर्म, कि एक ही दवाई में जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, 2028 में भी इस तरीके की लगभग 328 ड्रग्स के ऊपर बैन किया गया था। और 2014 से अभी तक कुल मिला के 499 इस तरीके की जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स या एफडीसीज हैं इनके ऊपर बैन लगाया गया है। अब एफडीसीज क्या होती हैं और किससे इनको हेल्प मिलती है? तो एफडीसीज ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें एक से ज़्यादा, विच हैव मोर देन 1 एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब ऐसा केमिकल कंपाउंड जो मेडिसिन में होता है जिसका असर शरीर के ऊपर होता है।
ठीक है। और एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सिंगल पिल, कैप्सूल या शॉट में होता है, मतलब एक ही दवाई में। जनरली क्या होता है कि जैसे आप जो नॉर्मल दवाई लेके आते हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए बुखार हुआ है ना, आप जो मेडिकल शॉप है वहाँ पे जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे बुखार हुआ है, तो वो आपको एक दवाई देंगे। तो उस दवाई का जो यूज़ होगा, ठीक है, उसका यूज़ सिर्फ फीवर के लिए होगा। या आपको मान लीजिए कोल्ड हो गया है ना, सर्दी लग गई है, तो आप दवाई लेने जाएंगे तो उसका पर्पस जो है वो सिर्फ कोल्ड ठीक करने के लिए होगा। बट जो ये एफडीसीज होती हैं, इसमें क्या होता है कि एक ही दवाई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ठीक कर सकती है। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशंस बेसिकली इनमें होते हैं। तो दीज आर एफडीसीज। ठीक है, ये समझ गए आप कंसेप्ट। अब एफडीसीज ऐसे पेशेंट्स के लिए होती है जिनमें कंडीशंस हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज़। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी है और डायबिटीज़ भी है, और उनको मल्टीपल मेडिसिन रेगुलरली लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो एफडीसीज जो है वो क्या करता है कि अब एक आदमी को अगर एक से ज़्यादा बीमारियां हैं तो वो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई लेगा। तो इससे बेटर है कि वो ऐसी कोई एफडीसी ले ले, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि उसकी जो नंबर ऑफ़ मेडिसिन उसको लेनी है ऑन अ डेली बेसिस वो कम हो जाएंगी, है ना, और ट्रीटमेंट भी उसका चलता रहेगा। समटाइम्स हाउएवर एन एफडीसी कुड मीन दैट अ पेशेंट एंड अप टेकिंग अ ड्रग दैट दे मे नॉट नीड। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एफडीसी के चक्कर में कोई पेशेंट जो है वो ऐसी दवाई ले ले जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि चेस्ट एंड कोल्ड का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इसमें पैरासीटामोल होता है फीवर के लिए, सिट्राजिन होता है एलर्जी रिलीफ के लिए, और फिनाइलिफ्राइन होता है नसल डिकॉन्जेशन के लिए, मतलब जो नाक बंद होती है उसके लिए। अब सो वाइल दिस ड्रग विल हेल्प पीपल दोज हु हैव दी सिम्टम्स, यानी कि जिनको भी ऐसे सिम्टम्स हैं, ठीक है, कोई एलर्जी हुई है या फीवर हुआ है या नसल कंजेशन है, तो उनके लिए ये दवाई हेल्पफुल रहेगी। लेकिन इट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन किसी को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए इस दवाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो इन दवाइयों को ले लेते हैं जिसकी इनको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब इन अब यहाँ पर आगे जो पार्ट दिया गया है वो मैं वही कहूँगा कि आप चाहें इसको पढ़ लीजिएगा, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि विच एफ डी सीज़ हैव बीन बैंड, कि किन किन एफ डी सीज़ को बैन किया गया है और क्या ये दवाइयाँ अभी भी अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये लिखा गया है कि ऐसा जब भी होता है तो उसके बाद जो सेलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना, वो कोर्ट वगैरह में चले जाते हैं और उनको ये स्टे वहाँ से मिल जाता है कि जब जो भी आपका स्टॉक वगैरह है वो आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सो व्हाट कैन हैपन इफ़ यू कंज्यूम वन ऑफ दीज बैंड एफडीसीज। अगर जो ये बैंड एफडीसीज हैं अगर आप इनको कंज्यूम कर लेते तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इतने टाइम से तो लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं, अभी भी आप अगर खा लेंगे तो क्या ही होगा। ठीक है, और अब इनको बैन करने की क्या ज़रूरत थी, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, बट आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, मैं पूरा आर्टिकल शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में जाएगा ये साइंस एंड टेक में। क्लियर है? चलो, इसके बाद जो अगला हमारा आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा अबाउट प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन या जिसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेशन, हैज़ बीन अ key tool used by policymakers and governments globally to reduce inequalities, strengthen livelihood of people at the bottom of the pyramid and spur growth। यानी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये पॉलिसी मेकर्स और सरकार के लिए पूरे दुनिया में एक ऐसा टूल रहा है कि जिससे इनइक्वालिटीज़ को, असमानता को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। जो लोग पिरामिड के नीचे हैं, है ना, बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, है ना, या जो पुअर सेक्शंस हैं, उनकी लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सकता है और ग्रोथ इससे लाई जा सकती है। तो ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सरकार ने अगस्त 28, 2014 को एक कदम उठाया कि जितने भी अनबैंक्ड हाउस होल्ड हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है, उनको समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंड मैनर में टेक्नोलॉजी का मदद करके, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके
ठीक है, जैम ट्रिनिटी तो आपको पता ही है, जनधन, आधार और मोबाइल, है ना। एंड डिवाइज्ड अ मैसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, और सरकार ने एक इस तरीके की बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम निकाली जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, अब ये स्कीम जो है वो 2 फेजेज़ में चलाई गई, और इसमें बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई लगभग 7,500 अनबैंक्ड हाउस होल्ड्स को। ठीक है, ऐसे परिवार जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चालू की गई। आज की डेट में लगभग 80% से ज़्यादा जो एडल्ट्स हैं वो उनका फॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट है, और 2011 में ये संख्या लगभग 50% के आसपास हुआ करती थी। अकाउंट ओनरशिप में जो जेंडर गैप है वो भी अब काफ़ी कम हो गया है। थ्रू द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स एम्ड एट इंडिविजुअल्स, पहले से हाउस होल्ड अप्रोच हुआ करती थी, अब बाद में फिर इस अप्रोच को चेंज करके ये कर दिया गया कि इंडिविजुअल्स के उसमें अकाउंट खोले गए। तो अब जेंडर जो गैप है, ठीक है, महिलाओं के नाम पर भी काफ़ी सारे अकाउंट्स वगैरह खुले हुए हैं, तो जेंडर गैप भी इसमें कम हुआ है। तो सो फार बैंक्स हैव ओपन, अभी तक लगभग 53 करोड़, ठीक है, 53 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो है वो खुले हैं, और इन बैंक अकाउंट्स में लगभग 2.31 लाख करोड़ रुपीस का बैलेंस है। और ये 2015 से अगर कंपैरिजन करें तो लगभग 3 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है। उस समय 14.7 या 15 करोड़ के आसपास अकाउंट्स आप कह सकते हैं, और जो डिपॉजिट्स हुआ करते थे वो 15,670 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो डिपॉजिट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और अकाउंट्स जो हैं वो 3 गुना से ज़्यादा बड़े हैं। दिस हैज़ लार्जली बीन लेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स हु कंट्रीब्यूट अराउंड 78% ऑफ दीज अकाउंट्स। अब इसमें से ज़्यादातर अकाउंट जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही खुले हुए हैं, 78% के आसपास। और एवरेज अकाउंट बैलेंस जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स में है ये भी बढ़ गया है। ठीक है, मार्च 2015 में जहां एक जनधन अकाउंट में 1,065 रुपये हुआ करता था, वो आज की डेट में 4,352 रुपये हो गया है। और अगर हम प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के जो डेटा हैं उसको डिटेल में देखें तो उसमें ये बताया गया है कि 81% ऐसे अकाउंट्स हैं जो ऑपरेटिव हैं, 55% के आसपास अकाउंट जो है वो महिलाओं के हैं, और 66% अकाउंट जो हैं वो रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में है। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स खोले हैं, लगभग 9 करोड़, 9.5 करोड़ के आसपास। टोटल जो आपके 53 करोड़ हैं उसमें से 53 करोड़ में से। और सेकंड नंबर पर जो है वो बिहार है, इसमें 6 करोड़ अकाउंट यहाँ पर खोले गए हैं। अब जनधन अकाउंट्स नॉट ओनली हैव मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है, इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हैं ही हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कवरेज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, है ना, लोगों की जो बचत करने की आदत है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। इनके सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी रिसर्च ये बताती है कि यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा हैव विटनेस्ड द लैग्ड इम्पैक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ पीएम जेडीवाई अकाउंट्स एंड थेफ्ट्स हैव डिक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इन अकाउंट्स के यूसेज का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा देर में देखने को मिला है, लेकिन जो चोरियाँ वगैरह हैं वो क्या हुई हैं, वो कम हो गई हैं। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में भी कंटिन्यूइंग इम्पैक्ट देखने को मिला है शुरुआत से ही, और गुजरात और कर्नाटक में भी जो है वो फेवरेबल इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं। तो मतलब हर जगह इसका फ़ायदा हुआ है, ऐसा ये बता रहे हैं। एडिशनली इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि दैट देयर इज़ बोथ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड इकोनॉमिकली मीनिंगफुल ड्रॉप इन कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स सच एज अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इन स्टेट्स वेयर मोर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स वर ओपन। यानी कि ऐसे राज्य जहाँ पर ज़्यादा जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं वहाँ पर लोगों ने जो नशीले पदार्थ हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया या तंबाकू के जो उत्पाद होते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स, उनको लेना भी कम कर दिया है। ठीक है, वैसा भी यहाँ पर ये बता रहे हैं। अब ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, पिछले एक दशक में 38.49 लाख करोड़ जो है वो डीबीटी के थ्रू ट्रांसफ़र किया गया है, और इसमें लगभग 3.48 लाख करोड़ यानी कि लगभग 10% का जो लीकेज है उसको भी रोका गया है। एडिशनली इट हैज़ हेल्प्ड इन डिजिटलाइजेशन, इससे डिजिटलाइजेशन में मदद मिली है, ई कॉमर्स और पेमेंट सिस्टम में मदद मिली है। जुलाई 2024 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने मैसिव 55.7 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं। और आगे बढ़ते हुए इन्होंने जो है, ये ऑथर कह रहे हैं कि इन्होंने 4 मेजर पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं, कवरिंग बोथ सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड इंटरवेंशन
टू एड्रेस द करंट बैरियर्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि जो अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो कुछ बैरियर्स हैं, कुछ चैलेंजेस या चुनौतियां हैं, उनको एड्रेस करने के लिए इन्होंने 4 पिलर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो क्या क्या हैं देखिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर अगर कभी कहीं कुछ लिखने को आता है कि उसमें क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, तो वो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि देयर इज़ अ नीड टू स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम एंड एनेबलर्स दैट ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि सबसे पहले जो इकोसिस्टम है और जो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं या जो ऐसे आप कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जिनसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, ठीक है, या फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो ड्राइव करते हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वी नीड टू फोकस ऑन प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू पार्टनरशिप्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 78% या 80% के आसपास जो जनधन अकाउंट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खुले हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी होना इसमें ज़रूरी है। वी नीड टू इन्हेंस द कैपेसिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज थ्रू इंक्यूबेशन एंड इम्पार्टिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्रमोट जेंडर इंक्लूसिव फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल्स की और स्मॉलर कैपेसिटीज़ की, जो स्मॉलर इंटरप्राइजेज़ की जो कैपेसिटीज़ हैं उनको भी इनहेंस करना है, उनको इंक्यूबेशन मतलब उनको सपोर्ट वगैरह करके, और फाइनेंशियल लिटरेसी उनको प्रोवाइड करनी है। जेंडर इंक्लूसिव फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोग्राम्स उनको प्रमोट करना है, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट बता रहे हैं कि देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनके पेनिट्रेशन को बढ़ाना है, जैसे कि माइक्रो इंश्योरेंस या कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो क्रेडिट वगैरह मिलता है उसको लेकर। लेकिन ओवर जीलसनेस टू प्रोवाइड क्रेडिट टू न्यू प्रधानमंत्री जनधन योजना एंट्रेंट शुड नॉट रिजल्ट इन ओवर इंडेप्टनेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो नए प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुल रहे हैं उनको लेकर आप ऐसा नहीं कि उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते रहे और उससे जो कर्जा वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी रिगार्ड में जो ये रिसेंटली लॉन्च्ड अभी हो रहा है, अभी तो खैर हुआ भी नहीं है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ये एक गेम चेंजर हो सकता है ये क्रेडिट प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने में, क्योंकि इसमें क्या है कि क्रेडिट प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जाएगा, है ना, कॉस्ट रिडक्शन रहेगा उसमें, जो क्रेडिट्स वगैरह हैं, जो लोन वगैरह हैं वो जल्दी मिलेंगे, स्केलेबिलिटी उसमें होगी, कल ही हमने डिस्कस किया है ये, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि वी नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन न्यू एंड कॉम्प्लेक्स डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड डिवाइस इंक्लूसिव रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज दैट मेंटेन अ फाइन बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड इनोवेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथन करना होगा ताकि कंज्यूमर्स का जो भरोसा है वो नए और कॉम्प्लेक्स डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर बना रहे, और इस तरीके के इंक्लूसिव रेगुलेशंस लाने होंगे, ऐसी पॉलिसीज़ लानी होंगी जिसमें प्रोटेक्शन और इनोवेशन दोनों के बीच में बैलेंस हो, ठीक है, ताकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन रहे और वो जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनमें इनोवेशन को भी सपोर्ट किया जा सके। चौथा पॉइंट ये बता रहे हैं कि द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना आर दोज हु आर न्यू टू द फाइनेंशियल सिस्टम। ऑब्वियसली बात है कि वो लोग ही इस योजना का हिस्सा हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम में नए हैं। मैनी ऑफ देम हैव सीजनल एंड इरेटिक इनकम स्ट्रीम्स, ज़्यादातर उसमें से ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो इनकम स्ट्रीम्स हैं, जो आय है, वो या तो सीजनल है या उसका कोई रेगुलर सोर्स नहीं है। मैनी हैव ओनली अ मीगर अमाउंट टू सेव एंड देयर नीड्स आर वाइडली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रेगुलर कंज्यूमर्स। ज़्यादातर लोग उसमें से ऐसे हैं कि जिनके पास बचत करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, एक मीगर अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बाकी कंज्यूमर से अलग हैं। ऑल दीज नेसेसिटेट्स अ कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो इसी के लिए ज़रूरत है कि कस्टमर सेंट्रिक, है ना, कस्टमर को ध्यान में रख के एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाए, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द लाइफ साइकिल नीड्स ऑफ कस्टमर्स एट एवरी स्टेज, कि कस्टमर की क्या ज़रूरत है ना, हर स्टेज पर कस्टमर की क्या ज़रूरत है उसको ध्यान में रख के कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए जाएँ, तब जाके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बेहतर हो सकता है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर जनधन अकाउंट से बात से शुरू करते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी कुछ जो बैरियर्स वगैरह हैं उसको इन्होंने बताया है, ठीक है। तो आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और इम्पॉर्टेंट ये अभी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। चलिए
तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम लोग सेशन को फिर इतना ही रखते हैं। जाने से पहले आप में से जो लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो उनके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप मंथली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लेस देन ₹2 पर डे में आपको मिल जाती है, ₹2 से भी कम में, ₹59 में आपको मिलती है। ठीक है, जुलाई मंथ की आ चुकी है, इसी तरीके से जून मंथ की भी लॉन्च्ड है और बाकी आगे आने वाले महीने की इसी तरीके से लॉन्च होती रहेगी। बाकी अगर आप लोग अगले साल के मेंस एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं तो आपको 16 महीने की पीडीएफ ओनली एट ₹680 में मिल जाती है। 12 महीने की पीडीएफ्स आपको ओनली एट 510 में मिलती है और 8 महीने की 345 में और 4 महीने की आपको 175 में मिल जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से मंथली का तो मैंने आपको बता ही दिया, ओनली एट ₹59 में। तो आप इनमें से जिसमें भी चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को जो है वो प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप उस ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्स हैं, मंथली कोर्स या 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्स, इनमें अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज़ आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी हैं और लास्ट ईयर के एक हम आपको जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के 12 महीने की कंपाइल्ड पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश में, ओनली एट ₹499। अगर आप ये भी इसमें भी एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये चाहे पीडीएफ नोट्स हैं चाहे कोर्सेज़ हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट में आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। अगर कहीं कोई नहीं मिलता है, किसी लिंक को ढूंढने में आपको कोई तकलीफ़ होती है तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सी सेट का जो बैच है इसके बारे में जो अपडेट है नया वो मैंने आपको बता ही दिया है कि बैच जो है वो अब 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 20 सितंबर तक आप लोगों के पास इसमें एनरोल करने का समय है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसमें एनरोलमेंट कर लीजिए। ठीक है, एनरोलमेंट या तो 20 सितंबर को बंद हो जाएगा या फिर जब 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तब, वट एवर इज़ अर्लियर, एनरोलमेंट विल क्लोज। तो ओनली 999 में हम आपको ये बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें ज़रूर एनरोल कर लें। ठीक है, और बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लगते हैं तो रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप इसको सपोर्ट हमें ज़रूर करें, QR कोड और UPI ID का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सो दैट कि चीज़ें जो हैं वो आपको लंबे समय तक यूट्यूब पर मिल सकें। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।